अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोषि नियतात्मभिः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है ऋतिक राज। ये हैं खगड़िया बिहार से। 9 सितंबर 2003 14:41 साथ में मिलकर के कुंडली देखते हैं और आपको आज के कार्यक्रम के विश्लेषण में ये आपको बात बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है कि कुंडली कैसे देखी जाती है। वस्तुतः मैं सबसे पहले इनकी कुंडली में किसी भी कुंडली को देखने से पहले हमें उस कुंडली के पंचांगों का विधिवत अध्ययन कर लेना चाहिए कि व्यक्ति की कुंडली किस माह में बनी है, उत्तरायण दक्षिणायन का प्रभाव कैसा है, उसके बाद ऋतु कौन सी है, माह कौन सा था, उसके बाद व्यक्ति का दिन वार नक्षत्र तिथि योग पंचांग, ये सारी चीजें जो हैं वो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती हैं। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली पे नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप लग्न कुंडली देख करके कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते। सिर्फ लग्न कुंडली देख करके कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुंडली बनती है वो उसका फाउंडेशन जो बनता है, वो जो पिलर जिस पे वो कुंडली मजबूती से तैयार होती है या खड़ी होती है, वो पंचांग पे बेस्ड होती है। तो सबसे पहले मैं इनकी कुंडली में मैंने बताया 2059 विक्रम संवत 2059 विक्रम संवत शक संवत 1925 व्यक्ति का जन्म दुर्मुख संवत्सर में हुआ है। इस आधार पर कि व्यक्ति का जन्म जब दुर्मुख संवत्सर में हुआ है तो थोड़ा टेढ़े अंगों वाला होता है, टेढ़ी बुद्धि का होता है। या तो अंग प्रभावित हो या तो बुद्धि टेढ़ी हो, वक्र बुद्धि, टेढ़ी चाल चलने वाला, अपने मन की करने वाला, दूसरों की बात ना सुनने वाला, ऐसा हो जाए, जिद हो जाए उसको कि नहीं मैं यही करूंगा, जिद्दी हो जाता है स्वभावत। भाद्रपद माह में जन्मे होने के कारण अब यहाँ पे जैसे दुर्मुख में होता क्या है कि व्यक्ति की वक्र बुद्धि हो जाती है, वही भाद्रपद माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति यहाँ पे राजकुमार के जैसा रहने वाला हो जाता है। वो कई बार अपने वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाता है। या भाद्रपद माह में जन्मे होने का एक दूसरा प्रभाव, व्यक्ति व्यवस्थित है, मजबूत है, शारीरिक रूप से कोई कष्ट नहीं है, ध्येय उसका जो होता है वो बहुत ही मजबूती वाला होता है। दुर्मुख संवत्सर और भाद्रपद माह में जन्मे होने में से अगर दोनों को आप निकट से देखते हैं तो एक बात सामने से समझ में आती है कि व्यक्ति मानसिक रूप से जिद्दी है और शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। हाथी से शरीर, हाथी के तरह अंगों वाला, मजबूत भुजाओं का होता है, चौड़ी छाती, दिव्य शरीर को धारण करने वाला, दिव्य देह को धारण करने वाला होता है, देखने में सुंदर और राजा के जैसा या राजकुमार के जैसा होता है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव कभी कभी बहुत ज्यादा खुश, कभी बहुत ज्यादा अप्रसन्न, कभी बहुत ज्यादा सुख, कभी बहुत ज्यादा दुख, ये दोनों चीजों का मेल जीवन में बना रहेगा। शरद ऋतु के जन्मे होने के कारण व्यक्ति आलसी है अपने काम के लिए। मंगलवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति के अंदर जो है वो उग्रता है, व्यग्रता है, उसके पास हिंसात्मक जो प्रवृत्ति है वो कई बार घर कर जाती है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा पापक नहीं होते, ये शुभग होते हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में ये शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा जहां भी बैठेंगे, इसका मतलब है कि ये शुभ ग्रह होकर के बैठे हैं। तो व्यक्ति को धन से, व्यक्ति से प्रतिष्ठा से, व्यक्ति को सम्मान से, व्यक्ति को वैभव से, व्यक्ति को हर तरीके से परिपूरित करने का लक्ष्य व्यक्ति लेकर के भी चलता है और उसको पूरा भी करता है। और साथ ही साथ व्यक्ति के पास धन की समस्या नहीं होती है, उसके पास सरकारी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने का अवसर उसे मिलता रहता है। व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति बुद्धिमान होता है और पराक्रमी होता है, साथ ही साथ थोड़ा आलस्य भी होगा। सुगम और जो काम आसानी से हो जाए उसको वो जल्दी करना चाहता है। बड़े भारी कामों से बचता है, शारीरिक कष्ट व्यक्ति से बर्दाश्त न हो और बहुत ही कोमल स्वभाव का होता है। ऐसा शुक्ल पक्ष में जन्मे होने का प्रभाव। सुकर्मा योग वणिजकरण में जन्मा है, इस वजह से ये दोनों ही चीजें व्यक्ति को व्यावसायिक नेचर का बनाती हैं। व्यक्ति सबको साथ लेकर के चलने वाला होता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में तामसिक वृत्ति ज्यादा देख रहा हूं, मतलब उसके पास एक चीजों की इच्छा भी रहेगी, छल भी करेगा, द्वेष भी है, ईर्ष्यालु भी है और चीजों को पाने के लिए वो पीछे भी भागेगा।
ये चीजें पंचांग से दिख रही हैं। अब आप जरा गौर करिए कि व्यक्ति के पास तामसिक प्रवृत्ति होने के कारण जहां व्यक्ति में तमस तत्व की प्रधानता होगी, तमस तत्व की प्रधानता का मतलब क्या है? तामसिक गुणों के अंदर व्यक्ति को लोभ, व्यक्ति को द्रोह, व्यक्ति के पास ईर्ष्या, व्यक्ति के पास कुंठा, व्यक्ति के पास लालच, ये सब है। मतलब अगर हम इन सब चीजों को दूर करने का प्रयास कर लेते हैं तो हम ठीक हो जाएंगे, और ये अच्छा भी होता है हमारे स्वभाव के लिए। किसी से भी अपनी तुलना ना करिए और बिल्कुल अपने आप को साधुवत बनाने का प्रयास करिए। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को संतुष्ट रखने का और संतोषी बनाने का प्रयास करना चाहिए। जितनी ज्यादा हम इस चीज पे हमारा काम हो जाएगा, हम उतने ही ज्यादा अपने आप को सुखी और श्रेष्ठ बना सकते हैं। मेरे कहने का तो यही मतलब है, किसी से भी आपकी अपनी तुलना नहीं होनी चाहिए। ये आपकी कुंडली का पंचांग है। पर वस्तुतः आप पंचांग से क्या समझ रहे हैं? पंचांग में सबसे अच्छी बात कि व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी का हुआ है। यहाँ पे चंद्रमा व्यक्ति को सरकारी नौकरी में रखने वाला, शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण ये बड़ा अच्छा है। साथ ही साथ वसंत ऋतु में जन्मा होना ये बड़ा अच्छा है, व्यक्ति को प्रेमी किस्म का बना देगा। उसके बाद व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो भाद्रपद माह में। मतलब पंचांग की ये कुछ अच्छी बातें हैं। जहां शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति दबंग स्वभाव का है, कठोर बुद्धि का है, ईर्ष्यालु है और कई बार हिंसक भी हो जाएगा। भोजन और पहनने को लेकर के बहुत ज्यादा शौकीन है। ये चीजें मतलब इच्छा उसकी रहेगी कि वो कुछ अच्छा करे, बेहतर करे, अलग करे, नया करे, ये चीज। और सांसारिक थोड़ा ज्यादा होता है, आध्यात्मिक थोड़ा कम होता है। बात समझ में आ रही होगी। इनकी कुंडली को देखिए। कुंडली में सबसे पहले ये धनु लग्न की कुंडली, मतलब धर्म भाव। जो यहाँ पे जो नहीं देखना, जो कुंडली नहीं समझना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, ये लग्न होता है, ये दूसरा भाव। यहां से किसी भी कुंडली का गिनना शुरू होता है। ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 भाव यानी कि 12 घर। और एक घर जो है वो पूरा 30 डिग्री का होता है, जिसमें 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक विभिन्न ग्रह बैठे होते हैं या राशियां बैठी होती हैं। क्लियर है? यहां पे आपकी जो 9 नंबर की राशि बनी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे 9 नंबर प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में 9 नंबर ही लिखा रहेगा। 1 से लेकर के 12 तक में यहां पे कोई भी अंक लिखा रहेगा, क्योंकि 12 राशियां होती हैं। लग्न में इसे लग्न कहा जाता है। 9 नंबर यहां लिखा होना, इसका मतलब है कि जो 9 नंबर यहां लिखा है वो मूलतया यहां लिखा है। अगर आप इसे 1 नंबर मानेंगे तो यहां 9 नंबर लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो भाव है वो यहां बना है। मतलब धर्म के भाव के जो अधिपति होंगे वो आपकी कुंडली के लग्न के अधिपति बन रहे हैं। समझ में आ रही होगी बात। मूलतया 9 यहां होना चाहिए और उसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वो लग्न में उनकी राशि बनी है। और धनु लग्न जो होती है वो द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली होती है। द्विस्वाभाविक लग्न मतलब न तो वो चंचल है, न तो बहुत ज्यादा स्थिर है। मतलब वो दोनों ही है, न तो चलायमान है, न तो स्थिर है। क्लियर है? धनु लग्न की कुंडली का जो कि धर्म भाव के लग्न के अधिपति जो जन्म कुंडली में बनते हैं वो देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में धर्म भाव में ही बैठे हैं। मतलब ये एक अच्छी बात हो रही है कि व्यक्ति के पास धर्म हमेशा रहेगा, वो धर्म को धारण करने वाला होगा। जो धारण करने योग्य है वही धर्म होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास धारण करने योग्य चीजें हैं, वो धारणीय है। वो धारण जो एक होता है ना, जैसे कि आपकी कुंडली में ही ये बात लग्न से पता चल जाती है कि व्यक्ति किस नेचर को लेकर के आगे बढ़ने वाला है। मतलब अगर धर्म भाव की राशि लग्न में बन रही हो, इसका मतलब है कि व्यक्ति धार्मिक है, धर्मज्ञ है, बड़ों का आदर करने वाला है, उसके साथ धर्म चलने वाला है या वो धर्म पे चलने वाला है। क्लियर है? लग्न के अधिपति का धर्म भाव में बैठना धर्म के अधिपति के साथ। अब जरा एक बात बताता हूं, मदर टेरेसा जी की जो कुंडली बनी थी उसमें लग्न के अधिपति धर्म भाव में ही बैठे थे और वो दीन दुखियों की सेवा करने के लिए जानी जाती हैं। उनको अवार्ड भी मिला था, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्न का अधिपति धर्म भाव में बैठा हो और धर्म भाव में सूर्य की राशि बनी है, जो मूलतः यहां की बनती है। मूल राशि अगर 1 नंबर यहां लिखेगा तो यहां 5 लिखेगा, यानी कि 5 नंबर जो यहां लिखना चाहिए था, जहां से व्यक्ति को मंत्र जप, पूजा पाठ, ध्यान धारणा, समाधि और पूर्व जन्म का भाव देखा जाता है, वो भाव की राशि धर्म भाव में बन गई और धर्म भाव में जो राशि बननी चाहिए थी वो लग्न में बन गई। इसका मतलब है कि त्रिकोणों का संबंध बन रहा है। त्रिकोण का संबंध बन रहा है। त्रिकोण का मतलब धर्म और अध्यात्म व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही रहेगा।
पक्की बात है। और व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है बड़े लेवल पे, बड़ा ही देश के लिए कुछ करना चाहे, समाज के लिए कुछ करना चाहे, गरीबों के लिए कुछ करना चाहे, छोटे तबकों के लिए कुछ करना चाहे, नीचे जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। चाहे वो हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ करके हो, चाहे वो सामाजिक उत्थान को लेकर के किसी भी तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। क्लियर हो रही होंगी चीजें? तो यहां पे और उसके बाद शुक्र बैठे जो कि चतुर्थ अपने भाव से चतुर्थस्थ बैठे हैं, जहां उनकी ये राशि है। शुक्र इस कुंडली में अच्छे नहीं होते तो वो धर्म को थोड़ा सा कमजोर करेंगे। बुध यहाँ पे जन्म कुंडली में पंचम सप्तम और दशम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, यानी कि ये एक अच्छी बात है। जहां मैं 22 डिग्री 22 कला पे सूर्य को देख रहा हूं, वहीं चंद्रमा जो बैठे हैं वो 6 डिग्री पे बैठे हैं 40 कला के साथ। मंगल जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 8 डिग्री 14 कला। चीजें ये हो रही हैं। बुध जो बैठे हैं वो 25 डिग्री पे हैं और सूर्य 22 डिग्री पे हैं। यहां पे सूर्य से बुध अस्त हो रहे हैं। अब अस्त होने का मतलब क्या है? जो ग्रह सूर्य से एक खास अंशों पे पहुंच जाता है तो वो अस्त हो जाता है, लेकिन अस्त होने के बावजूद भी वो उसका जो अपना नेचर होता है, जैसे बुध के अंदर नेचर होता है बुद्धिमता, बुध के अंदर नेचर होता है उसके अंदर चातुर्यता, वो चतुर होता है। बुध के अंदर उसका जो स्वाभाविक गुण होता है याद करने की क्षमता, उस पे किसी भी तरीके से व्यक्ति को असर नहीं पड़ेगा। हाँ, वो असर डालेगा आपकी कुंडली में, कर्म क्षेत्रों को कमजोर कर सकता है, आपकी कुंडली में आपके विवाह आदि के क्षेत्रों को कमजोर कर सकता है ये चीज। लेकिन व्यक्ति के अंदर बुद्धिमता बनी रहेगी, उसका चातुर्यता उसके पास रहेगा, उसके गुण जो बुध के होते हैं वो आपके पास ही रहेंगे, इसमें कोई कमजोरी नहीं होने वाली है। इसका मतलब है कि सूर्य और बुध आपको बुद्धिमान बना के रखेंगे और आपके पास बुद्धिमानी रहेगी। गुरु यहां बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, लग्न को बली बनाएंगे, क्योंकि लग्न के अधिपति, जिस भी भाव का अधिपति अगर उसे देख रहा हो तो गुरु जहां बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि को देखते हैं, तो गुरु का प्रभाव व्यक्ति को साधन संपन्न, व्यक्ति को साधना से संपन्न तो बनाएगा ही। साधना मतलब क्या? धर्म, और धर्म के पीछे भागना। आपकी कुंडली में लग्नेश धर्म भाव में बैठे हैं, धर्म भाव का अधिपति वहीं बैठा है सूर्य, इस वजह से व्यक्ति के पास धर्म रहेगा और धर्म में उसकी मति बुद्धि भी रहेगी। बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, मंत्रों का जप करना, धार्मिक कृत्य करना, सामाजिक उत्थान का विचार रखना, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में हो रही हैं। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से कभी भी नुकसान नहीं, क्योंकि छठे भाव के अधिपति धर्म भाव में बैठे हों। तो मैंने एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कि व्यक्ति को धार्मिक लाभ होने के साथ साथ व्यक्ति के सांसारिक लाभ होने का लाभ भी मिल जाता है। और व्यक्ति की कुंडली में अगर गौर करें तो एक बात मैंने कही भी कार्यक्रम में कही थी बात कि चतुर्थ स्थान के अधिपति और छठे स्थान के अधिपति, ये यहाँ के अधिपति देवगुरु बृहस्पति और छठे स्थान के अधिपति शुक्र, ये दोनों देखिए शुक्र और गुरु एक साथ ही बैठे हैं। व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी का प्रबलतम योग है। और चंद्रमा तो पहले ही शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के बने हुए हैं, वहां से भी व्यक्ति के पास एक सामान्यतया बेहतर आय देख रहा हूं, बेहतर आय देख रहा हूं, जहां से व्यक्ति प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कमा लेता है, ये पक्की बात है। और यहां पे मेरी तरफ देखिए, कहीं नहीं देखना है, इधर उधर मत जाइएगा, चुपचाप बन के रहिएगा, ये सबसे अच्छी बात है। उस गुरु की 5वीं दृष्टि लग्न पे, जो लग्न को और व्यक्ति के स्वास्थ्य को, व्यक्ति के आयु को और व्यक्ति के प्रभावों को, और लग्नेश स्थिर राशि में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति स्थिरता को प्राप्त करता है। धीरे धीरे उसके पास सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, चाहे वो उसका ज्ञान हो, चाहे वो उसका पराक्रम हो, चाहे उसका प्रभाव हो, चाहे उसके कुटुंबजन का प्रभाव हो, चाहे उसके पास पराक्रम के बाद किए गए परिणाम का प्रभाव हो। क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि यहां, 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, चंद्रमा को देखेंगे तो गज केसरी का निर्माण होगा, व्यक्ति के पास शिक्षकीय गुण होगा। और 9वीं दृष्टि अपने मित्र की राशि को देखेंगे। इस कुंडली में सबसे जो अच्छी बात है वो यही है कि लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है, पराक्रम भाव को देख रहा है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव को, जो व्यक्ति को यशोवान, कीर्तिमान और पद प्रतिष्ठा का मालिक बना देगा। यहाँ पे राहु देख रहे हैं, राहु बैठे हैं, राहु का भी प्रभाव गुरु पे होगा तो धर्म, हालांकि वो शत्रु की राशि को देखेंगे, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति के आत्मबल को कमजोर करेंगे और व्यक्ति के ऊपर इसका दबाव रहेगा कि वो धर्म अपनाए रखे, धर्म को छोड़े नहीं। ये बात यहां तक क्लियर। अब जन्म कुंडली में मैं सबसे पहले अगर गुरु को ही देख रहा हूं तो आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं समझ रहा हूं उसके आधार पर गुरु मघा नक्षत्र के बैठे हैं। मघा नक्षत्र के 3रे चरण में अवस्था उनकी जो बनी है वो 8 डिग्री के है, कुमार के हैं। अब यहां से मैं कुंडली के अध्ययन पे आऊंगा।
तो यहां मैं गुरु पे था। गुरु लग्न के ही अधिपति थे और लग्न के साथ साथ वो जन्म कुंडली में चतुर्थ के अधिपति बनते हैं, यानी कि इन दोनों भावों के अधिपति होने के कारण और जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति होने के कारण व्यक्ति की कुंडली में नौकरी को लाभ देने वाला, नौकरी का प्राप्त कराने वाला और साथ ही साथ व्यक्ति को सारी चीजें, जहां व्यक्ति माता पिता का सुख अर्जित करेगा और माता पिता का आदर भी करता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति अगर धर्म भाव में बैठ रहे हो तो व्यक्ति माता और पिता दोनों का संपूर्ण सत्कार करता हुआ जीवन जीता है। क्लियर है। गुरु जो है वो 8 डिग्री के हैं, मघा नक्षत्र के, केतु के नक्षत्र में अनुभवी भी बनाएंगे केतु के नक्षत्र में होने के कारण, और साथ ही साथ कुछ उस पे चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव है। जो चंद्रमा अष्टम के अधिपति होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मंगल जो है वो जन्म कुंडली में पंचम भाव के और 12वें भाव के अधिपति होकर के पराक्रमी व्यक्ति को बना रहे हैं। पराक्रम में व्यक्ति का मन लगेगा, शिक्षक बनने का गुण देख रहा हूं। साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो राजनीतिक लाभ भी प्राप्त करता है और कई लोगों को अपने साथ जोड़ करके चलता है। उसका कम्युनिकेशन बढ़िया होता है, वो किसी भी चीज को बहुत ही ऑथेंटिक समझता है, बहुत ही तुरंत ग्रास्प कर लेता है और चीजों में मेहनत करने की कला भी उसके पास है। किस चीज को कितना टाइम अलॉट करना है, ये आपके पास गुण है। अगर आप इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि निस्संदेह इसमें आपको काम करना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर बात कहूं तो व्यक्ति का पराक्रम उसके पास है, व्यक्ति कभी किसी को पैसे ना दे तो ज्यादा बढ़िया है। व्यक्ति के पास धर्म है, वो धर्म से जुड़ करके जितना ज्यादा आगे काम करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है, चाहे वो इमारती लकड़ी को में कई सारी चीजों को छोड़ करके अगर चंदन का व्यवसाय कर ले। जैसे मैं ये बात कहूं कि पूजा पाठ की सामग्री अगर कोई काम भी करना हो तो धर्म से जुड़ करके, मठ मंदिर की स्थापना, मठ मंदिर में अगर जुड़ करके या उससे अगर संबंधित, जैसे संस्कृत वेद विद्यालय है उससे संबंधित जुड़ करके अगर कोई काम करना चाहे, या धर्म का काम, धार्मिक अनुष्ठान पंडितों को रख करके अपने यहाँ या पांडित्य का कर्म अगर व्यक्ति करना चाहे तो भी कर सकता है। पर पता नहीं ये कौन सी स्थिति से हैं, इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूं। तो यहाँ पे धर्म का लाभ है, व्यक्ति के पास यश का लाभ है, प्रभाव बढ़िया रहेगा, यश प्राप्त करेगा, कीर्तिमान स्थापित करता है, व्यक्ति समाज में अपने क्षेत्र में बहुत ही ओहदे पे होता है। क्लियर है। कुमार अवस्था के हैं, इस वजह से उनकी अवस्था में या जब भी वो दशा में आएंगे तो व्यक्ति को अपना संपूर्ण देंगे और 50% का परिणाम जातक की कुंडली में गुरु देते देखे जा रहे हैं। ये बात क्लियर है। अब द्वितीय और तृतीय भाव के अधिपति शनि बनते हैं। आपकी कुंडली में दूसरे और तीसरे भाव के अधिपति होकर के शनि जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति और पराक्रम भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में सप्तम भाव में, जो इनका दिग्बल क्षेत्र होता है, और यहाँ पे वो अति विशिष्ट कारक भी हो जाते हैं। ये पश्चिम दिशा में शनि का बलवान हो जाना, जहां व्यक्ति को ससुराल और श्रेष्ठ ससुराल प्राप्त करने वाला, ससुराल से धन अर्जित करने वाला और साथ ही साथ ससुराल में जो होता है वो आदर का प्राप्त भी करता है व्यक्ति। साथ ही साथ अगर गौर करें तो इस पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो शनि और केतु के प्रभाव होने से कई बार पत्नी को कष्ट होता है स्वास्थ्य में, और यहाँ पे शनि जो बैठे हैं वो बुध की राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति धर्म भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि दाम्पत्य में जुड़ने के बाद या पत्नी के आने के बाद जहां पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर रह सकता है, वहीं सप्तम भाव के अधिपति का धर्म में जाना, दशम भाव के अधिपति का धर्म में जाना, व्यक्ति का व्यापारिक पक्ष बहुत सुदृढ़ है और मजबूत रहेगा। आप अगर अपनी कुंडली में शनि को देख रहे हैं तो मैं जो देख रहा हूं वहां पे शनि जो है वो 17 डिग्री के हैं, आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, और राहु यहाँ पे जन्म कुंडली में मेष के बैठे हैं। ये ठीक नहीं है, तटस्थ हैं वो। मेष, धनु और मीन में जो राहु होते हैं वो तटस्थ हो जाते हैं, मतलब ना तो वो बहुत अच्छा परिणाम करते हैं और ना तो बहुत बुरा। लेकिन चूंकि शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यक्ति को तिकड़मी बनाएंगे। अब ये तिकड़म हो सकता है कि उनके पत्नी के आने के बाद हो जाए, या व्यक्ति का व्यापारिक पक्ष बड़ा मजबूत होता है। अगर व्यक्ति व्यापार भी करना चाहे तो निश्चित रूप से व्यापार कर सकता है, क्योंकि बुध की राशि में बैठने के कारण और चंद्रमा का जन्म कुंडली में गुरु से देखे जाने के कारण, लग्नेश का भाग्य भाव में बैठे जाने के कारण व्यक्ति की कुंडली में धर्म के साथ साथ, व्यक्ति की कुंडली में नौकरी के साथ साथ व्यक्ति की कुंडली में व्यापार भी देख रहा हूं। क्योंकि सूर्य और बुध उसको इतना तो बुद्धिमान बना देंगे, और शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र पे पड़ने के कारण जहां उसके पास धन के प्राप्त करने की लालसा बढ़ेगी और व्यक्ति धार्मिक होने के साथ साथ धन के पीछे भी भागने का काम करेगा। वो कई जगह से धन कमाने का प्रयास करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केतु 11वें भाव में तुला राशि के बैठे हैं और जन्म कुंडली में शनि को देख रहे हैं। धन भाव के अधिपति पे राहु और केतु का जब प्रभाव हो जाता है, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, धन भाव के अधिपति
अपना व्यापार भी कराते नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि धनु लग्न की कुंडली में शनि सामान्य परिणाम करने वाले ग्रह हो जाते हैं और धन भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मित्र की राशि में मित्रवत हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। व्यक्ति का व्यापार अच्छा रहेगा और व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है क्योंकि वाणिज्यकरण में व्यक्ति का जन्म हुआ है। क्लियर है। यहां पे शनि जो है वो तीसरे भाव में बैठे हैं जो पंचम से तीसरा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के प्रभाव में हो सकता है कि कभी कभी जो है वो विलंब की स्थिति बने। ऐसा इसलिए क्योंकि पराक्रम भाव के अधिपति जो त्रिक भाव के अधिपति होते हैं वो शनि सप्तम में बैठ करके लग्न को देखेंगे और साथ ही साथ लग्नेश को भी देखेंगे। इस वजह से व्यक्ति का काम कभी कभी रुकेगा क्योंकि इस कुंडली में वो बहुत अच्छे नहीं होते और जन्म कुंडली में वो साथ साथ आर्द्रा नक्षत्र में कुमार अवस्था में बैठे हैं। इसका मतलब है कि वो ग्रह बलवान भी है, वो कमजोर भी नहीं है। इसका मतलब है कि मैं ये बात कहूंगा कुमार अवस्था के नहीं 17 डिग्री के हैं तो युवा अवस्था के हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में कि जन्म कुंडली में जो उनकी नवांश कुंडली में स्थिति देख रहा हूं तो वो मीन राशि के बैठे हैं पंचम भाव में यहां पे। इसका मतलब ये जरूर हो रहा है कि व्यक्ति की कुंडली में वो यश, वो कीर्ति, वो सम्मान, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो परिणाम जो मेहनत करने के बाद मिलता है वो थोड़ा विलंब करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति होकर के वो जन्म कुंडली में सप्तम भाव को देख रहे हैं। आपकी पत्नी के आने में भी ये विलंब कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके प्रभावों को भी ये थोड़े से क्षुब्ध करेंगे क्योंकि लग्नेश को भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। लग्नेश के साथ साथ सूर्य पे भी शनि की दृष्टि पड़ रही है जो नौकरी तो देंगे लेकिन साथ ही साथ आपके काम को विलंब भी करेंगे, उसमें रुकावट देंगे, उसमें परेशानी दे सकते हैं। हो सकता है कि एक काम को एक बार में ना करना पड़े, 3 बार करना पड़े, ऐसा संभव है और ये शनि के कारण होगा। उसकी 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो आपको थोड़ा सांवला और थोड़ा लंबा बना दे। शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। एक एक चीज समझाते चल रहा हूं, इस वजह से कहीं पे भी जाना नहीं है, बिल्कुल बन के रहिएगा और कार्यक्रम आरंभ से लेकर के अंतिम तक देखा करिए। शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ेगी और यहां के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं तो जहां व्यक्ति को माता और पिता का लाभ प्राप्त करवाएगा, माता और पिता का आचरण और शुद्धतम स्थिति में जाकर के सेवा करने वाला बनाए, वहीं व्यक्ति की कुंडली में धन भाव के अधिपति की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान पे पड़ रही है और चतुर्थ स्थान के अधिपति पे भी पड़ रही है। इस वजह से व्यक्ति को माता से सुख मिले, माता से लाभ मिले, माता का प्रभाव विकसित हो, माता अनुशासित हो, अनुशासन को पालन कराने वाली हो और साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में एक मजबूत महिला का संग मिलने का भाग्य भी देख रहा हूं। व्यक्ति की कुंडली में एक मजबूत और दिव्य एक ऐसी महिला मिले जो अपनी मजबूती को लेकर के जानी जाने वाली होती है, जो मतलब उसको देख करके सबके दिल में जो है वो एक हड़कंप मच जाए, ऐसी पत्नी आने का संयोग देख रहा हूं। साथ ही साथ उसके आने के साथ साथ वो दशम भाव पे उसकी दृष्टि है। शनि सप्तम भाव में बैठ करके जब दशम स्थान को 10वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो व्यक्ति के पास नौकरी, पद, प्रतिष्ठा और चल अचल संपत्ति, ये सारी चीजें देने वाले हो जाएंगे। अपनी दशा काल में शनि जो है वो, शनि में जब केतु आएगा तो व्यक्ति का लाभ बढ़ता भी है, व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी भी करनी पड़ती है और व्यक्ति के पास दारोमदार भी बढ़ता है क्योंकि शनि के ऊपर सिर्फ केतु का प्रभाव है। गुरु की दशा जब भी चलेगी तो व्यक्ति का शिक्षकीय प्रभाव बढ़ेगा, व्यक्ति का धर्म बढ़ेगा, व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति हो जाए और व्यक्ति के प्रभाव में विकसित होते हुए व्यक्ति को देख रहा हूं। क्लियर है ये दोनों चीजें। अब आगे मैं चतुर्थ भाव तक आ गया, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये खत्म। पंचम भाव पे आते हैं। पंचम भाव के अधिपति मंगल और 12वें भाव के अधिपति मंगल होते हैं। इस कुंडली में मंगल की स्थिति इस बात पे निर्भर करेगी कि वो बैठे किसके साथ है। इसका मतलब है कि अगर धनु लग्न की कुंडली में, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, अगर धनु लग्न की कुंडली में 12वें भाव के अधिपति मंगल होते हैं तो पंचम भाव के भी अधिपति होते हैं। लेकिन चूंकि 12वें भाव में उनकी गौण राशि बनती है तो उनका सबसे ज्यादा जो परिणाम रहेगा वो पंचम भाव का रहेगा। मतलब मंगल यहां पे 12वें भाव के अधिपति होने से 2 बातों पे उनका प्रभाव निर्भर करेगा कि वो बैठे कहां हैं और साथ ही साथ किसके साथ बैठे हैं। जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के और धनु लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह चंद्रमा के साथ बैठे हैं तृतीय भाव में। इस वजह से यहां पे व्यक्ति को हो सकता है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़े, मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी। व्यक्ति कई बार कर्ज में भी डूब सकता है और कई बार दूसरों को दे करके फंस भी सकता है, उलझ भी सकता है। व्यक्ति को कई बार जो
ऐसी स्थिति में कि गर्भ ठहरने में दिक्कत होती है, कई बार पत्नी के गर्भ में नुकसान होता है, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो पेट से संबंधित या रक्त से संबंधित समस्याओं से उलझा हुआ रहता है। कई बार वात जनित समस्या भी होती है, व्यक्ति को गैस्ट्रिक पेशेंट भी देख रहा हूं बनते। इस वजह से इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा। मंगल जन्म कुंडली में 8 डिग्री के वक्री हैं और शतभिखा नक्षत्र में बैठे हैं। अब जरा गौर करिएगा तो नवांश कुंडली में मंगल जो बैठे हैं वो धनु राशि के बैठे हैं, और वहां भी वह शुक्र, राहु और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। और यहां मंगल जो 8 डिग्री के बनेंगे अगर, तो ऐसी स्थिति में कि आपकी कुंडली में उनका जो नक्षत्र बन रहा है वो शतभिखा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र, और राहु इनसे 3 ही घर पीछे आगे। इसका मतलब कि आप जरा गौर करें तो मंगल जो बैठे हैं वो अपने सम राशि में बैठे हैं। शनि और मंगल एक दूसरे को समता की दृष्टि से देखते हैं या फिर सामान्य व्यवहार करते हैं। न तो बहुत ज्यादा मित्र होते, न बहुत ज्यादा दुश्मन होते हैं, शत्रुता भी नहीं होती है। लेकिन मंगल जो बैठे हैं वो 8 डिग्री के हैं और यहाँ पे वो थोड़े से फ्लक्चुएशन में होंगे और अपना कुछ परिणाम पिछले भाव का भी करेंगे। साथ ही साथ मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि, यानी कि पंचम भाव के अधिपति मंगल के ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि और पंचम भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से थोड़े बहुत विलंब के साथ व्यक्ति का एजुकेशन या व्यक्ति का प्रभाव या व्यक्ति का जो प्रेम होता है वो मिलने से रह जाता है, या कई बार व्यक्ति को मशक्कत भी करनी पड़ेगी। हालांकि गुरु की दृष्टि वहां पड़ रही है पंचम भाव पे और पंचमेश पे गुरु की दृष्टि है, तो व्यक्ति को कई बार जो स्थिति देख रहा हूं उसमें प्रेम उसको मिल जाता है, उसका यश उसको मिल जाता है, उसकी शिक्षा उसके बाधित होने से बच जाती है और उसका प्रभाव कमजोर नहीं होता है। मतलब अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठेंगे और उस पे गुरु, सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव रहेगा तो कई बार पंचमेश जो है वो विक्षिप्त भी होंगे। इस वजह से कई बार व्यक्ति को प्रेम करने से बचना चाहिए, प्रेम विवाह करने से बचना चाहिए। पंचम भाव में राहु के अकेले बैठ जाने से कई बार प्रेम विवाह सफल तो हो जाता है आरंभ में, पर बाद में जाकर के कष्ट देने लगता है। इस वजह से उसे मुश्किल मैं देख रहा हूं। इस वजह से प्रेम विवाह के पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को माता और पिता के आशीर्वाद के साथ और माता पिता के साथ जुड़ करके ही प्रेम विवाह को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये बात देख रहा हूं। व्यक्ति की कुंडली में राहु पंचम भाव में बैठे हैं, पहले जन्म में व्यक्ति ने खूब मंत्र जपे हैं, इस जन्म में भी जप ले अगर तो बड़ी अच्छी बात होगी। जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 3य भाव में बैठे हैं। संतान से कई बार दूरी बनती है, संतान से कई बार कष्ट होता है, कई बार मेल मिलाप बहुत ज्यादा ना रहे या फिर कई बार बहुत ज्यादा तू तड़ाक वाली स्थिति बन जाती है। इस वजह से इनको अपनी संततियों से एक शीशे की दीवार जरूर ही बना लेनी चाहिए और कम से कम उनके साथ एक संबंध ऐसा बने जो कभी भी बहस और बयानबाजी वाली स्थिति पैदा ना करे। इसका ख्याल रखना होगा। मंगल की 4थी दृष्टि यहां शुक्र की राशि को देखेंगे, बहुत अच्छा नहीं होगा। इस वजह से व्यक्ति को देने से बचना चाहिए। अग्नि तत्व का ग्रह है, भूमि तत्व की राशि को देख रहा है, ठीक नहीं होगा। मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति के अंदर कन्विंसिंग कैपेसिटी और व्यक्ति का कम्युनिकेशन ये बड़ा अच्छा होता है। मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, रुक रुक करके ही स्थिर हूं और बिल्कुल ठीक हूं। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां जहां व्यक्ति को धर्मज्ञ और धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण बनाए, और वहीं पे 8वीं दृष्टि अगर दशम भाव को, तो ये इनका दिग्बल क्षेत्र है। यहां बुध की राशि को देखेंगे तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर भी देंगे। हाँ, लेकिन पेट का रोगी भी बना सकते हैं, ये पक्की बात है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। मंगल में जब चंद्रमा आए तो संबंध अच्छा रहे, मंगल में जब गुरु आए तो बहुत अच्छा रहे, मंगल में सूर्य, मंगल में बुध, ये सारी दशाएं व्यक्ति के जीवन में अच्छी जाती हैं। तो खराब कौन सा जाए? मंगल में शनि भी आएंगे तो भी अच्छी रहेगी, मंगल में राहु आए तो भी अच्छा रहे। इसका मतलब है कि मंगल की दशा व्यक्ति की कुंडली में खराब जाने वाली नहीं है। मंगल में केतु आएंगे तो भी अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कि मंगल की दशा, गुरु की दशा और शनि की दशा, शनि की दशा में व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो सकती है, रोजगार अच्छा चल सकता है। शनि की दशा में व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा कमजोर जरूर हो सकता है उसकी वाणी का प्रभाव कमजोर हो जाए, लेकिन मंगल और गुरु की दशा इस कुंडली में अच्छी जा सकती है। क्लियर है? मंगल आपकी कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। पापक ग्रह का 3रे, 6ठे, 8, 10वें और 11वें भाव में बैठना अच्छा होता है, इस वजह से मंगल का प्रभाव ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। आपकी कुंडली में इनका प्रभाव इस पे भी निर्भर करेगा कि वो बैठे कैसे हैं। तो 12वें के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में 3रे में बैठे हैं, अपने भाव से चतुर्थस्थ बैठे हैं, ये ठीक होगा। और 12वें भाव के अधिपति के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति की मृत्यु अपने निकट ही होती है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है और व्यक्ति बिल्कुल सरलता से प्राप्त कर जाता है। जीवन बहुत अच्छा होता है व्यक्ति के जीवन में। अगर मैं ये देखूं तो व्यक्ति थोड़ा उत्साही होता है, तुरंत ही चाहता है कि सब कुछ प्राप्त कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा स्वभाव होता है और वो
चंद्रमा को लेकर के एक बड़ी बात बताता हूं। आपने गौर किया होगा कि हमारे यहां से विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान जो है वो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं या चंद्रमा पे भेजे जाते हैं, पर वो उनका भौतिकीय स्वरूप है। चंद्रमा को कोई छू नहीं सकता। चंद्रमा मन है और मन को छू लेने वाली बात ही हो सकती है। चंद्रमा को छूना कहां, नील आर्मस्ट्रांग गए थे पर उन्होंने चंद्रमा के भौतिकीय स्वरूप को छुआ था। वस्तुतः तो चंद्रमा हमारे अंदर है, जो हमारा मन मस्तिष्क है, मन में उठ रही वेदना संवेदना, हमारे प्रभाव, हमारे अंदर की जो जो एक होती है वो भावना का जो संचार होता है, सेंटिमेंटल अटैचमेंट जो होता है, उसका कारक चंद्रमा है। उसको कोई कहां छू पाया है? वो तो बातों से ही छुआ जा सकता है, वो तो स्वभाव और व्यवहार से ही छुआ जा सकता है। वस्तुतः आप चंद्रमा को छू नहीं सकते, वो उसका भौतिकीय स्वरूप है जो फिजिकली आप उसको टच कर सकते हो। पर वस्तुतः यहां पे चंद्रमा के साथ मंगल का प्रभाव है, यानी कि चंद्रमा जो कि अष्टम भाव के अधिपति हैं, 12वें भाव के अधिपति के साथ और धर्म के कारक गुरु और सूर्य जैसे ग्रह से देखे जाएंगे तो व्यक्ति के पास मोरल वैल्यू भी रहे, व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन करने वाला रहे, विचार करने वाला हो, चिंता भी करेगा और उसका पराक्रम भी लूज होगा। क्योंकि मंगल 12वें भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति जो है वो कई बार जल्दबाजीपन से युक्त होकर के अपना ही काम कई बार बिगाड़ लेता है और मेहनत अनायास यूं ही करता रहता है। ये बात भी, आपको मेहनत कहां करनी है ये आपको विकसित करना होगा। ये बात यहां तक खत्म। और अगले भाव में चलते हैं। शुक्र की राशि बनती है छठे भाव में। इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए बुध अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं पर एक तरीके से। दूसरे तरीके से उनकी 7वें भाव में राशि बन जाती है ना, तो बुध और चंद्रमा और शुक्र इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते। अच्छे क्या होते हैं? इस कुंडली में शनि भी अच्छे नहीं होते हैं, तो अच्छे होंगे गुरु, अच्छे होंगे मंगल और अच्छे होंगे सूर्य। ये 3 ग्रह, तीनों घनिष्ठ मित्र और तीनों बहुत अच्छे बैठे भी हैं और तीनों का संबंध भी बन रहा है, क्योंकि गुरु और सूर्य एक साथ और मंगल को देख रहे हैं। तो यानी कि दोनों मित्र सोच रहे हैं कि हमारा परम मित्र जो मंगल है वो कहां बैठा है। तो बहुत अच्छी बात है कि सूर्य और गुरु यहां पे ये बात कर रहे होंगे कि मित्र, हमारे जो तीसरे परम मित्र हैं मंगल, वो कहां बैठे हैं? अरे ये तो सामने बैठे हैं, ये यहां बैठे हैं, हम दोनों की दृष्टि उन पे पड़ रही है। इसका मतलब है कि वो छटका नहीं है, वो ठीक बैठा है। और इसका मतलब है कि तब फिर गुरु ने बात कही होगी यहां पे जातक की कुंडली में कि चलो ये अच्छी बात है कि मंगल क्रूर होता है, पापक होता है, उसको तीसरे नंबर की राशि मिली है। अगर वो केंद्र में बैठा होता तो थोड़ा गड़बड़ कर देता, लेकिन अच्छी बात है कि जैसा जो स्वभाव है उसको वैसा मिला है। मैं भी ठीक हूं क्योंकि मैं धर्म हूं, तो मैं धर्म में बैठा हूं। आप भी ठीक हो क्योंकि आध्यात्मिक और चिंतन करवाते हो, नैतिक तत्वों का पालन करवाते हो, आप भी मेरे साथ बैठे हो, तो ठीक ही है। बहुत अच्छी बात है कि हमारा चेला बुद्ध भी बैठा है और थोड़े से गड़बड़ यहाँ शुक्र कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो होता है वो शुक्र को देख करके सूर्य जो होते हैं वो ये कहते हैं ये कहां से बैठ गया मेरे पास, मैं जो हूं वो पुरुषार्थी हूं। पर शुक्र जो है वो लोभी है। शुक्र बिस्तर का सुख देखता है, वो चाहता है कि मैं काम ना करूं, बस बैठा रहूं चुपचाप, ठंड के दिन में चुपचाप आराम से बैठा रहूं। लेकिन यही बात सूर्य को पसंद नहीं आती है। और ठीक जो स्थिति शुक्र की गुरु के सूर्य के साथ होती है, वही स्थिति गुरु की बुध के साथ होती है। मतलब क्या है कि देवगुरु बृहस्पति ये सोचते हैं कि ये हीन और तुच्छ प्राणी जो बुध है वो मेरे पास कैसे आ गया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और बुध की बनती नहीं है। वस्तुतः जो है वो गुरु के ही पुत्र होते हैं बुध, वस्तुतः जो है वो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र होते हैं बुध, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपना नहीं मानते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ही पत्नी को चंद्रमा ने अपहरण कर दिया था। और ये बुध जो होते हैं वो वस्तुतः गुरु के पुत्र न होकर के चंद्रमा के पुत्र हो जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का अपहरण चंद्रमा ने किया था और अपना गर्भ, अपना बीज उनके पेट में डाल दिया था। जो ही बुद्ध बने थे वही बुद्ध बना था। इसी कारण, और बुद्ध जो होता है वो लालची ग्रह होता है और गुरु जो होते हैं वो स्वच्छंद होते हैं, उनमें लालच नहीं है, वो आध्यात्मिक उन्नति के कारक होते हैं। और बुद्ध जो होता है वो तुरंत ही बदल जाता है। शुक्र को देख करके विलासी हो जाएगा, सूर्य को देख करके नैतिकीय हो जाता है। तो गुरु को यही बात पसंद नहीं आती है, इसी वजह से वो उसको शत्रु मान बैठते हैं। तो यहां पे गुरु और सूर्य जो दोनों हैं वो दोनों एक कोना में बैठे हैं, और शुक्र और बुध जो होते हैं वो दोनों एक कोने में बैठे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र और बुध का नेचर एक जैसा मिल जाता है, ये दोनों विलासी हो जाते हैं, विलास प्रिय हो जाते हैं। लेकिन गुरु और सूर्य व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा ही उसमें डोरे डालते रहते हैं या फिर उस पर डंडा मारते रहते हैं।
ये बात है, ऐसे ग्रहों का प्रभाव। तो ये स्थिति बनती है। तो मैं कहाँ था? शुक्र पे था। तो शुक्र छठे और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के, लाभ के अधिपति होकर के बैठे हैं। व्यक्ति के पास भौतिकीय दृष्टिकोण से कभी भी समस्या नहीं होगी। मंगल और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में कई लोग आएंगे, मित्रता भी करेगा, अच्छे लोगों से मित्रता भी बनेगी। पंचम भाव के अधिपति मंगल और एकादशवें भाव के अधिपति शुक्र का संबंध व्यक्ति को कई जगह से धन कमाने वाला। व्यक्ति के जीवन में जो भी चीज वो प्राप्त करना चाहता है, उसको प्राप्त करने के पीछे वो भागेगा, उसके पीछे साहस भी लगाएगा, बल भी लगाएगा। ये सब है, मतलब ये स्थिति अच्छी बन रही है। शुक्र जो बैठे हैं वो नवांश कुंडली में भी धनु राशि के बैठे हैं, यहां पे भी जन्म कुंडली में 5 नंबर की राशि में 28 डिग्री पे बैठे हैं और ऐसी अवस्था में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। यह नक्षत्र सूर्य का होता है, सूर्य के साथ बैठे हैं। अब जरा गौर करिएगा, शुक्र 28 डिग्री के यानी कि मृतप्राय हो गए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र और नवम भाव में ही सूर्य बैठे हैं। इसका मतलब है कि ये शुक्र आपको कभी भी अधार्मिक नहीं होने देगा, आपको धर्म बना करके रखेगा, धर्म में आपकी अनुरक्ति रहेगी। इसका मतलब है कि भले ही वो लाभ के पीछे भागेगा लेकिन कभी भी धर्म और अध्यात्म को छोड़ेगा नहीं, पक्की बात है। दूसरी बात, यहां पे शुक्र ने चंद्रमा को देखा है जो कि अष्टम भाव के अधिपति हैं। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र के एक दूसरे को देख लेने के कारण व्यक्ति का दांपत्य भी कभी उजड़ेगा नहीं और पत्नी सुंदर मिलती है, पक्की बात है। यहां तक बात खत्म। अब मैं था शुक्र पे, तो अब सप्तम भाव पे आ जाता हूं। सप्तम और दशम के अधिपति होकर के बुध जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं। धर्म कर्माधिपति योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग, सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग। मंगल के देख लेने के कारण जन्म कुंडली के पंचम भाव को क्रिएटिविटी का भाव कहा जाता है, यह क्रिएशन का क्षेत्र होता है। और बुध जो कि सप्तम भाव के अधिपति होते हैं, पत्नी क्रिएटिव फील्ड से आती हैं, कई बार उनके पास कला विशेष होता है, विशेष गुणों को रखने वाली होती हैं। व्यक्ति खुद भी बहुत ज्यादा क्रिएशन को लेकर के पैदा होता है, उसके तर्क बड़े अजीब होते हैं और वितर्की नहीं होता, कुतर्की नहीं होता, तर्क वितर्क करता है, कुतर्क नहीं करता। ज्ञान के पीछे भागने वाला होता है, कुछ नया सीखने के पीछे हमेशा भागता रहेगा। ये स्थिति मैं जन्म कुंडली में देख रहा हूं, क्योंकि मंगल का प्रभाव जब बुध को देखेगा तो व्यक्ति के अंदर शिक्षकीय गुण, समझने का गुण और साक्षात्कार करना चाहता है। कुछ भी चीज उससे छुपा नहीं रहना चाहिए, उसके सामने सब कुछ सामने होना चाहिए। अगर घर में कोई भी सदस्य एक बार गुम हो जाए या न दिखे तो वो तुरंत पूछ बैठता है वो कहाँ है फिलहाल। ऐसी स्थिति बन रही है और ये व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं से बुध के ऊपर मंगल और चंद्रमा के प्रभाव होने से व्यक्ति के अंदर चंचलता, व्यग्रता, उग्रता और इमोशन, ये सारी चीजों का प्रभाव जुड़ जाएगा। खोजी प्रवृत्ति का रख लेना, और बुध वहां पे अस्त हुए हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता देते रहेंगे। वहां वो 25 डिग्री के हैं, सूर्य 22 डिग्री के हैं, 6 अंशों के अंतर पे जाकर के ये ग्रह और भी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है कि दांपत्य कभी कभी कठोर बीते, हो सकता है कि करियर कभी कभी देर से फ्लरिश करे, क्योंकि भौतिकीय धरातल पर ये दोनों आपकी कुंडली में दशम और सप्तम के अधिपति हैं। व्यापार कभी कभी ऊपर नीचे होता रहे, कभी कभी धन आए, कभी धन रुक जाए, कभी व्यापार बहुत अच्छा चले, कभी करियर बहुत अच्छा चले, कभी रुक जाए, क्योंकि वो अस्त है। लेकिन आपके अंदर बुद्धिमानी रहेगी, लेकिन आपके अंदर चंचलता रहेगी, लेकिन आपके अंदर बुद्धिमान होने का प्रभाव दिखता रहेगा और आप तार्किक भी रहेंगे। इस गुण में कभी कमजोरी नहीं आएगी, याद करने की क्षमता रहेगी, ग्रास्प पावर बहुत अच्छा रहेगा, मेंटलिटी बहुत अच्छी रहेगी। व्यक्ति कभी भी गलत और निंदनीय कृत्य नहीं करेगा, गलत लोगों से मित्रता नहीं करेगा। 50 से 100 लोगों के बीच में अगर जब भी जाएगा तो उसके पास इतना आभा मंडल उसका मजबूत रहे कि किसी को भी आकृष्ट कर ले, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव तो है। गुरु लग्न को देख भी तो रहे हैं तो उसके पास ऑरा रहेगा, गोरा हो, गोरा चिट्टा, अच्छा लंबा कद वाला होता है। ये चीजें दिख रही। बुध तक क्लियर है। बुध में गुरु, बुध में शुक्र, बुध में सूर्य, बुध में ये सारी चीजें, सारी दशाएं अच्छी जाएंगी, दशाएं कमजोर नहीं है। आपकी कुंडली में एक यहां, एक यहां और एक यहां, 3 ही घर में तो सारे ग्रह बैठे हैं। राहु केतु को हटा दे तो 1-2 ग्रह यहां, 1 ग्रह यहां, 3 और बाकी 4 यहां, तो 3 ही घर में सारे ग्रह बैठ जाते हैं। तो व्यक्ति की कुंडली इस बात पे कई बार निर्भर कर जाती है कि अब मेहनत आप कितना कर रहे हो, क्योंकि पराक्रम 3 अंक में बैठ गए सारे ग्रह। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो कई बार बहुत ही प्रभावित करने वाला और बहुत ही मजबूत और अग्नि से युक्त हो जाता है। बहुत आग हो, मतलब जैसे होता है ना जिसके भरा पड़ा है अंदर, तो वो निकलने को आतुर है। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। व्यक्ति की कुंडली में ये अग्नि तत्व का ग्रह होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर आग है और उसके अंदर कुछ करने की लालसा भी है। ये स्थिति इतनी है।
ये आपकी कुंडली में मैं बुध तक बात खत्म कर चुका हूं। आपकी कुंडली में बुध जो बैठे हैं वो 25 डिग्री के बैठे हैं और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, शुक्र के साथ। इस वजह से व्यक्ति के पास अनुभव भी रहेगा और वो धर्म से भी जुड़ करके काम करेगा। ये आपकी कुंडली में ये भाव दोनों खत्म हो गए। आपको और ज्यादा एक्सप्लेन अगर करूं मैं इसको, तो मैंने बात बताई कि व्यक्ति के अंदर शिक्षकीय गुण है, व्यक्ति का जो बुद्धि बढ़िया है, बुद्धि लब्धि क्षमता मजबूत है, ग्रास्प कैपेसिटी अच्छी है, क्रिएशन व्यक्ति के पास बहुत अच्छा है, उसके पास थोड़ी चंचलता भी रहेगी, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है और व्यक्ति कई बार गलत निर्णय भी लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बुध की दशा जब चलेगी तो गौर करिए तो बुध की अंतिम दशा में चंद्रमा और मंगल का प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, उस पर शनि की भी दृष्टि है। तो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव जब बुध की दशा चलेगी तो इतने सारे ग्रहों से वो प्रभावित होंगे। इसका मतलब है कि उस समय व्यक्ति का निर्णय जो है वो चौतरफा होगा। आपको उस समय कोई गंभीर निर्णय लेने से बचना चाहिए। अंतर की भी बात करता हूं, प्रत्यंतर की भी बात करता हूं। किसी भी समय पे आपको उस समय कोई बड़ा चीज, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हासिल करने से पहले या उसमें हाथ डालने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये बुध की दशा, क्योंकि उस ग्रह पे कई सारे ग्रहों का प्रभाव है। आप जरा गौर करिए तो लग्न के ऊपर भी राहु का प्रभाव है, लग्नेश के ऊपर भी राहु का प्रभाव है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि लग्न के अधिपति जो है वो कृतिका, राहु जो बैठे हैं वो कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य धर्म भाव में बैठे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति कम से कम धर्म भाव में बैठ करके राहु को भी अच्छा नेचर दे रहा है। लेकिन जब आप इसको और भी नजदीक से देख रहे हैं तो राहु यहां तटस्थ है, न तो बहुत ज्यादा अच्छे न तो बहुत ज्यादा बुरे, लेकिन उनकी दृष्टि बुध को भी तो प्रभावित कर रही है। आध्यात्मिक चिंतन के पीछे व्यक्ति का दिमाग लगाएगा, लेकिन आत्मबल को कमजोर भी तो करेगा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर भी तो करेंगे। वो क्यों? क्योंकि बुध के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है जो व्यक्ति को बिल्कुल ब्लैंक करेंगे। यानी कि बुध की दशा में व्यक्ति को निर्णय लेने से पहले सोचना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो धन की हानि भी करा सकते हैं। तनेश भी देख रहा है, हालांकि वो धर्म भाव में, धन भाव के अधिपति होकर के धर्म को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के अंदर धर्म को धन से जोड़ करके रखना होगा। धन और धर्म दोनों एक साथ पैरेलली चलना चाहिए। एक भी चीज छूटी तो आपका नुकसान संभव है। और वो इसलिए क्योंकि 12वें भाव का अधिपति अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठ करके आपके पराक्रम को नष्ट करेंगे और आपके उस, हालांकि जीवन का सूत्र भी यही होता है और कुंडली भी यही बोल रही है। इसका मतलब है कि आप कुछ भी निंदनीय और कुकृत्य नहीं कर सकते और न ही उस धर्म पथ पे चल करके आप धन कमा सकते हो। ये पक्की बात है। क्लियर है यहां तक? अष्टम भाव के अधिपति विपरीत राजयोग, मंगल के साथ बैठना, 12वें भाव के अधिपति का तीसरे भाव में जाना, चंद्रमा और मंगल का दशम स्थान, मंगल का दशम स्थान को देखना व्यक्ति के जीवन के कर्तव्य के पथ को हमेशा ही बेहतर बनाने वाला। और व्यक्ति के 12वें भाव पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ेगी या 12वें भाव से गुरु केंद्र में होंगे, 12वें भाव से चार ग्रह केंद्र में बैठे हैं, 12वें भाव के अधिपति के ऊपर केतु का प्रभाव, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र सबका प्रभाव पड़ रहा है और पंचम भाव के भी अधिपति होते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उसे मैं क्षुब्ध और विक्षुब्ध भी होते देख रहा हूं, विक्षिप्त होते देख रहा हूं। इस वजह से व्यक्ति को हमेशा ये मेंटेन करना होगा कि आप क्या पढ़ रहे हो और परीक्षा में क्या आने वाला है। पक्की बात बताता हूं, कई बार आप वो पढ़ रहे होते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कई बार आप वहां जा रहे होते हैं जहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कई बार आपका पराक्रम ऐसे जगहों पे नष्ट होते देख रहा हूं जिस पे भी आपका पराक्रम नहीं लगना चाहिए। इसको आपको मैनेज करना होगा। ये बात चंद्रमा के साथ मैंने बताई, तो ये बात यहां तक खत्म। सूर्य पे बात आती है। सूर्य जन्म कुंडली के धर्म भाव के अधिपति हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, नैतिक तत्वों का पालन करवाएंगे और आपकी कुंडली में जो डिग्री बैठी है उनकी 22 डिग्री की है, वृद्ध अवस्था में बैठे हैं और सूर्य पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के शुक्र के साथ बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का धर्म और व्यक्ति का अनुभव दोनों एक साथ चलता रहता है। व्यक्ति के जीवन में भाग्य का लाभ, पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद और अपने जीवन में प्रगाढ़ता से किसी भी चीज को पूरा कर लेने का दमखम, ये सब व्यक्ति को मिल जाता है। सूर्य की दृष्टि मंगल को प्रभावित करेगी, मंगल की दृष्टि सूर्य को प्रभावित करेगी। दोनों परम मित्र एक दूसरे को देखेंगे तो व्यक्ति के पास आग की अधिकता है। इसका मतलब है कि वो बहुत ही जल्दी क्रोध में, बहुत ही जल्दी निर्णय लेने के लिए आतुर और बहुत ही जल्दी पराक्रम को करने वाला, उससे इंतजार बर्दाश्त ही नहीं है। ये स्थिति बनती है। ये तो आपकी कुंडली का जनरल एक मैंने इंटरप्रिटेशन किया, ये या जनरल एक जो है वो आपका विश्लेषण कर दिया। अब इसको और भी निकट से समझते हैं।
आपकी कुंडली में बुध अस्त होने के बावजूद भी अपना नेचर देते रहेंगे, बुद्धिमानी कमजोर नहीं है, इस वजह से आपको याद रखने की क्षमता पे काम नहीं करने की आवश्यकता है। वो है आपका धर्म ठीक है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात कि जन्म कुंडली में लग्नेश 12वें भाव में नहीं बैठे हैं, जन्म कुंडली में लग्नेश 8वें भाव में नहीं बैठे हैं, जन्म कुंडली में लग्नेश 6ठे भाव में नहीं बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जो कमजोर बात चल रही है कि लग्नेश के जो संबंध की बात करते हैं तो लग्न के अधिपति 6ठे भाव के अधिपति, 7म भाव के अधिपति और 8म भाव के अधिपति से संबंधित जरूर हैं। इसका मतलब है कि साथ साथ आपके जीवन में जहां समस्या भी आएगी, स्वास्थ्य कमजोर भी हो सकता है, कई बार हेडेक भी होता है, कई बार व्यक्ति के दाम्पत्य को देर से भी होते देख रहा हूं शुरू, और कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता भी आएगी। लेकिन व्यक्ति प्रतियोगिता में शामिल होने के बावजूद पदस्थ अधिकारी जरूर बन जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध 6ठे भाव के अधिपति के साथ है, 10म भाव के अधिपति का संबंध सूर्य और मंगल के साथ है। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो पद और पद को गरिमामय स्थिति में ले जाकर के संपन्न करता है और अपने जीवन की यात्रा को सुदृढ़ स्थिति में प्राप्त करने वाला बना देता है। यह सबसे अच्छी बात है इस कुंडली में। सबसे दूसरी अच्छी बात कि चंद्रमा के ऊपर सूर्य और गुरु का प्रभाव है, तो व्यक्ति का आत्मबल कमजोर नहीं होगा। सूर्य और गुरु के प्रभाव और शुक्र के प्रभाव से जहां चंद्रमा को बल मिलेगा और व्यक्ति के अंदर सुसंपन्नता की स्थिति प्राप्त होगी, और साथ ही साथ व्यक्ति का धार्मिक पक्ष उजागर होगा और आध्यात्मिक पक्ष उजागर होता है, व्यक्ति के पास खोजबीन करने की क्षमता विकसित होगी। साथ ही साथ शनि को लग्न के देखने के कारण व्यक्ति के अंदर ज्योतिषीय, धर्म, अध्यात्म और व्यक्ति के निर्वैर होने का और शनि की दशा में व्यक्ति को एकाग्र होने का, एकांत होने का प्रभाव भी विकसित होगा। ये इतनी सारी बातें हैं, मैंने लगभग सभी चीजें स्पष्ट करने का प्रयास किया है और इसमें सभी चीजों को शामिल करने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ चीज अगर छूट रही है उसको भी शामिल कर देता हूं। आपकी कुंडली में माता का पक्ष बहुत अच्छा देख रहा हूं, पर माता भाव का कारक जो है वो मंगल के साथ है, 12वें भाव के अधिपति के साथ। इस वजह से व्यक्ति अगर जाना चाहे तो विदेश भी जा सकता है, पर माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रोग भाव के अधिपति शुक्र की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। मंगल जैसे 12वें भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति के साथ अगर चंद्रमा का संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं माता थोड़ी बहुत बीमार भी रहती है। हालांकि वो बार बार कहेंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि मंगल है, उनका साहस कभी कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना होगा। पिता के साथ संबंधों में कोई कमजोरी नहीं देख रहा हूं। सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, पिता से हमेशा लाभ देख रहा हूं, पिता से कभी भी कमजोरी नहीं है, ये स्थिति देख रहा हूं। कुटुंबजनों में अगर बड़े भाई की स्थिति देख रहा हूं तो उससे ठीक है, पर छोटे भाइयों के साथ संबंध बहुत अच्छा देख रहा हूं। व्यक्ति की कुंडली में कम्युनिकेशन अच्छा है, व्यक्ति नेटवर्क से जुड़ करके काम कर सकता है, मार्केटिंग का काम कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बुध की स्थिति मैं देख रहा हूं तो षडबल में अगर इन तीनों की स्थिति को देख रहा हूं तो उसमें मंगल मुझे सबसे ज्यादा बलवान नजर आ रहे हैं और बुध जो पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में कि वो शुक्र को भी अस्त कर रहे हैं सूर्य, तो बुध और शुक्र दोनों अस्त हैं, लेकिन दोनों ही अस्त होने के बावजूद भी परिणाम करते रहेंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में लाभ कभी कभी भले कमजोर हो, दाम्पत्य कभी कभी धीरे धीरे जरूर शुरू होगा, लेकिन व्यक्ति के पास वीर्य का बल है, व्यक्ति के पास लाभ का बल रहेगा, व्यक्ति के पास धार्मिक और सांसारिक चीजों की कमी नहीं रहेगी, व्यक्ति के पास कपड़े रहेंगे, व्यक्ति के पास जो है वो जो सामाजिक स्तर है वो कभी भी कमजोर नहीं होगा, वो बना रहेगा, उसमें कोई भी गिरावट मैं कभी नहीं देख रहा हूं। हालांकि एक बात जो मुझे कभी कभी कमजोर कर सकती है इस कुंडली को बताने के लिए कि शनि जो है वो 17 डिग्री के हैं, कुमार युवावस्था के बैठे हैं और तीसरी दृष्टि से सूर्य को और बुध को देख रहे हैं, तो कभी कभी बुद्धि क्षुब्ध होती है, तो इस पे आपको काम करना चाहिए। प्रत्येक समय व्यक्ति को सूर्य को अर्घ देने का नियम बना लेना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपकी राशि कुंभ की है, इस पे 7.5 का प्रभाव भी है, इस वजह से आपको इस क्षेत्र पे काम कर लेना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ, प्रत्येक दिन अगर हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र याद कर लीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन करके ही सोना चाहिए। बाकी के सवाल मैं आपको कल बता दूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? भगवान ने नहीं, अर्जुन ने यहां पे बात पूछी है। क्या पूछी है? हे भगवान, ये आदि भौतिक चीजें क्या है, आध्यात्मिक चीज क्या है, आदि यज्ञ क्या है, ये प्राण क्या है, आत्मा क्या है, आप उसमें कैसे रच जाते हो, आप उसमें कैसे वश जाते हो, ये सब मुझे बता दो, सब मुझे बता दो। अब इसी सवाल का उत्तर 8वें अध्याय में मिलने वाला है।
तो बन के रहिएगा, कहीं नहीं जाना है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किए कि नहीं किए, जाकर के वहाँ नकुल पाराशर सर्च करिए, NAKULPARASHARA, और एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा JYOTISHHILAKSHYA। ये दोनों जगह दोनों चीजें जाकर के टाइप करिए और जल्दी से मुझे वहां पे फॉलो करिए। मैं ये इंस्टाग्राम पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके पीछे का कारण बताता हूं। मेरे वहां पे बड़े कम लोग हैं, 500 लोग हैं खाली, और पोस्ट जबकि बहुत सारे हैं। इस वजह से मैं ये बात आपसे बोल रहा हूं। तो जाइए और जरूर वहां पे आपको कार्यक्रम के कुछ हिस्से वहां भी मिल जाते हैं, और बाकी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, वहां से भी आप कार्यक्रम देख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।